बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के साम्यवादी विचार। प्लेटो ने साम्यवाद को राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता के प्रलोभन से उत्पन्न जो एक बुराई है उसके लिए एक उपचार के रूप में परिभाषित किया है। प्लेटो की रिपब्लिक का मूल उद्देश्य एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना करना था जो सभी प्रकार के विकारों बुराइयों से दूर हो, जिसके शासक निस्वार्थ भावना से काम करे, जो सार्वजनिक कल्याण से सार्वजनिक हित से प्रेरित हो, जिनमें किसी तरह का कोई प्रलोभन वासना न हो, जो न्याय एकता और संयम पर आधारित हो। इसी आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए प्लेटो ने अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की और इसी आदर्श राज्य की प्राप्ति के एक साधन के रूप में प्लेटो ने साम्यवादी या साम्यवाद को आवश्यक समझा और उसने राज्य के लिए साम्यवादी व्यवस्था की बात कही। प्लेटो ने परिवार व संपत्ति इन दो बाधाओं को प्लेटो परिवार और संपत्ति को दो ऐसी बाधाएं समझता है जो राज्य के विनाश का कारण बनती है और जो शासकों को स्वार्थी अनैतिक बनाती है और उन्हें पथभ्रष्ट करती है। प्लेटो का मानना है कि अशांति, ईर्ष्या, संघर्ष, विद्रोह और विकार जैसी बुराइयां राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के संयोग से उत्पन्न होती है। इसलिए प्लेटो चाहता था कि जब तक आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का पूर्ण रूप से संबंध विच्छेद नहीं कर दिया जाता, तब तक शासक में अच्छाई, शुभ और कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती और उस राज्य में कभी शांति नहीं रह सकती। इसलिए प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए साम्यवाद को अनिवार्य बताया। प्लेटो ने साम्यवाद के कुछ विशेषताएं बताई है, कुछ उद्देश्य बताए हैं जिसको हम यहाँ समझेंगे। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, अर्थात यह संपूर्ण समाज पर लागू नहीं होता। यह समाज के सभी वर्गों या सभी नागरिकों के लिए नहीं है। प्लेटो का साम्यवाद केवल दार्शनिक शासकों और सैनिक वर्ग के लिए है, न कि उत्पादक वर्ग के लिए है। अर्थात यह केवल राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग पर ही लागू होता है, न कि बहुसंख्यक वर्ग जो कि उत्पादक वर्ग है उस पर यह सिद्धांत लागू प्लेटो नहीं करता है। दूसरा उद्देश्य अर्थात सिद्धांत है राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का विच्छेद। क्योंकि हमने पढ़ा है प्लेटो मानता है कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता का संबंध शासकों को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि जब तक आर्थिक व राजनीतिक सत्ता को पूर्णतः अलग नहीं कर दिया जाता, तब तक शुद्ध तत्व के विवेक पर हावी होने की संभावना रहती है और विवेक निष्क्रिय हो जाता है और शुद्ध तत्व के हावी होने से रक्षक भी भक्षक बन सकते हैं। इसलिए प्लेटो ने राजनीतिक और आर्थिक सत्ता को पृथक करने का समर्थन किया। तीसरा सिद्धांत है न्याय सिद्धांत का पूरक। प्लेटो का साम्यवाद उसके न्याय सिद्धांत की पूर्ति का एक साधन है। प्लेटो कहता है कि यदि अपने कार्यों को स्वयं करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है, तो शासकों के लिए आवश्यक है कि वह वासना, स्वार्थ, लोभ, चिंता आदि तत्वों से वंचित रहे, मुक्त रहे। चौथा सिद्धांत है राज्य की एकता में प्लेटो का यह साम्यवाद सहायक है।
प्लेटो राज्य की एकता को बनाए रखना चाहता था। इसलिए प्लेटो ने शासकों को व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार जैसी संस्थाओं से पृथक रखा, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि यह संस्थाएं शासकों में फूट, ईर्ष्या, संघर्ष और विद्रोह उत्पन्न कर राज्य में अशांति और विभाजन को जन्म देती है। प्लेटो ने पत्नियों का साम्यवाद भी इसीलिए बताया ताकि उसको राज्य को स्त्रियों की सेवाओं का लाभ मिल सके। प्लेटो स्त्रियों का उद्धार करना चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि स्त्रियां राज्य को अपनी सेवाएं दें और राज्य में तेरी मेरी की भावना का अंत हो। यही उसका उद्देश्य था साम्यवाद को स्थापित करने का। पांचवी विशेषता है प्लेटो के साम्यवाद की। प्लेटो का साम्यवाद समाज के आर्थिक ढांचे को प्रभावित नहीं करता है, अर्थात यह शासकों और सैनिकों को संपत्ति से वंचित करता है, लेकिन उत्पादक वर्ग को संपत्ति के उत्पादन का और उसके अर्जन का अधिकार देता है, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो सके। प्लेटो समाज के कल्याण के लिए संपत्ति पर राज्य के नियंत्रण की बात करता है, ताकि राज्य में न कोई अधिक धनी हो, न कोई अत्यधिक गरीब हो। ये प्लेटो के साम्यवाद की सिद्धांत, विशेषताएं, यह उद्देश्य है। अब हम बच्चों पढ़ेंगे आगे प्लेटो के साम्यवाद पर या उसके साम्यवादी विचारों पर किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। प्लेटो अपने साम्यवादी विचारों में पूर्ण रूप से ग्रीक अर्थात यूनान की प्रथाओं से, परिस्थितियों से प्रभावित था। उस समय एथेंस में व्यक्तिगत संपत्ति पर भी समाज का नियंत्रण था। स्पार्टा में भी संपत्ति का सामूहिक उपयोग होता था। पाइथागोरियन मंडली मित्रों का सामूहिक उपयोग करती थी। गार्थियसन लोग अपनी पत्नियों का सार्वजनिक उपयोग करते थे, ताकि राज्य में एकता बनी रह सके। इस प्रकार प्लेटो के साम्यवादी विचारों पर यूनान की तत्कालीन परिस्थितियों का प्रभाव था। इसलिए प्लेटो ने साम्यवाद में संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था की। संपत्ति का साम्यवाद प्लेटो के साम्यवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण योजना है। प्लेटो के साम्यवादी विचार के दो चरण हैं जिसको हम पढ़ेंगे, संपत्ति का साम्यवाद और पत्नियों का साम्यवाद। संपत्ति का साम्यवाद प्लेटो संपत्ति को एक ऐसी बुराई, एक ऐसी बाधा मानता है जो कि शासकों को भ्रष्ट करके राज्य में अशांति और विद्रोह को जन्म देती है। इसलिए प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासकों को संपत्ति से वंचित किया। प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिक शासकों और सैनिकों के पास किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, अर्थात न उनका अपना कोई घर है, न कोई भूमि, न सोना, न चांदी। वह वर्तमान सैनिकों की तरह आधुनिक बैरक्स में निवास करते हैं और सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन प्राप्त करते हैं। यही प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद में अपने शासकों और सैनिकों के लिए व्यवस्था की। संपत्ति के साम्यवाद संबंधित प्लेटो के विचारों का औचित्य सिद्ध करने के लिए प्लेटो ने नैतिक, दार्शनिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और राजनीतिक रूप से अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। संपत्ति के साम्यवाद का मूल आधार राजनीति के अर्थात प्लेटो का यह मानना था
कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का मेल सभी बुराइयों की जड़ है। इसलिए प्लेटो ने दार्शनिक शासकों को संपत्ति से वंचित किया ताकि शासकों में किसी भी तरह के ईर्ष्या, घृणा, संघर्ष, लोभ, मोह, क्रोध, वासना के अवगुण न विकसित हो। दार्शनिक आधार पर भी प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद को सही ठहराने का प्रयास किया है। प्लेटो का साम्यवाद कार्य विशिष्टीकरण और कार्य विभाजन का सिद्धांत है। शासकों का प्रशिक्षण विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाता है। इसलिए प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद का प्रतिपादन किया। नैतिक दृष्टि से भी प्लेटो संपत्ति को हानिकारक मानता है। वह कहता है कि संपत्ति व्यक्ति को इकाई के रूप में देखती है, जबकि प्लेटो का आदर्श राज्य समष्टिवाद पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी प्लेटो संपत्ति को एक बुराई मानता है, उसको हानिकारक मानता है। वह कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति व्यक्ति के विवेक और साहस के गुणों को खत्म कर सकती है, जबकि शासकों में विवेक का गुण होना आवश्यक है। अर्थात बच्चों, संक्षेप में हम यह समझेंगे कि प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद में दार्शनिक शासकों और सैनिकों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। संपत्ति के अर्जन का अधिकार प्लेटो के आदर्श राज्य में केवल उत्पादक वर्ग को है, परंतु इस वर्ग का भी यह अधिकार अनियंत्रित नहीं है। यहाँ पर भी प्लेटो संपत्ति पर राज्य के नियंत्रण की बात करता है, ताकि आदर्श राज्य में न कोई अत्यधिक धनी न कोई अत्यधिक गरीब वर्ग के लोग हो। इस प्रकार प्लेटो ने नियंत्रित और उचित साधनों के द्वारा संपत्ति के अर्जन की बात करते हुए अपने आदर्श राज्य में संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत और योजना को लागू किया। धन्यवाद बच्चों।